राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और मेरा नाम है अभिषेक। और आप सभी अब केमिस्ट्री की क्लास के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर आशा करता हूं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मस्त गया होगा। और एक बार जाके मिला लीजिए, नहीं जिसको विश्वास है, जितना बताया था, जितना जो नहीं बताया था वो तो आना ही आना है, वो तो आया ही होगा। और जितना बताया था वो नहीं अगर आया है, वो आप आके हमें कमेंट करिए कि ये चीज़ आपने बताई वो नहीं आई, वो आई है पक्का 100%। आप एक बार जाके मिलान कर लीजिए। अच्छा, नहीं मिलान करना है उसको सबको छोड़ो। जो आगे आपका जीव विज्ञान और गणित का पेपर 3 मार्च को लगा है 12 वालों का, और हाई स्कूल वालों का 1 मार्च का पेपर लगा है गणित का, तो उसकी तैयारी करो। एक कवि ने कहा था कि एक दौर था कि सब कुछ खोकर तुझको पाने की तमन्ना थी, सब कुछ गंवा कर तुझको पाने की तमन्ना थी, सब कुछ खोकर तुझको पाने की तमन्ना थी, पर अगर अब तू खुदा भी हो जाए तो सजदा नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अपने माइंड सेट करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ केमिस्ट्री में उतने क्वेश्चन कर लेने हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। आज हमारा उसके आगे क्वेश्चन होगा 13 नंबर। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, हमारी सीरीज का 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की परिभाषा भी देखेंगे। तो हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों, इसको इग्नोर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अभी वातावरण खुला है तो आवाज़ आती रहती, कोई वॉइस इंसुलेशन और ये सब नहीं लगा हुआ है। सिंपल सा ऐसे ही एक बोर्ड लगा है, मोबाइल रखा है, इससे रिकॉर्ड हो रहा है। तो किसी गैसीय विलयन में घुली गैस का आंशिक वाष्प दाब उसी गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हो गया हेनरी का नियम, हो गया खत्म। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब इसके सीमाएं पढ़ो, सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। बताओ कौन बताएगा हेनरी के नियम की सीमाएं। मैं पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम के लिए ताप निम्न होना चाहिए, दाब निम्न होना चाहिए, सांद्रता गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब सांद्रता भी तनु होना चाहिए। तो ये हो गई तुम्हारी हेनरी के नियम की सीमाएं। विलयन तनु हो, तनु का मतलब सांद्र ना हो, और गैसीय विलायक अक्रिय हो। गैस और विलायक जैसे ठंडा बनाते हो, कोल्ड ड्रिंक बनाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक शरबत में कार्बन डाइऑक्साइड घोल करके बड़ा मज़ा आता है, तले कट के जा रही, बिल्कुल मज़ा आ रही है ना। तो इस प्रकार जो ठंडा बनता है, तो विलायक और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है कि वो आपस में क्रिया नहीं करती है। शुगर चारकोल ये वगैरह क्रिया करेगी तो फिर तुम्हारा नहीं बनेगा हेनरी। अब इसकी सीमाएं देखो, सीमाएं हो गया। अब इसके अनुप्रयोग देखो, अनुप्रयोग हेनरी के नियम से भैया क्या करते हैं, जो तुम्हारी नार्कोटिस, एक वो जो नाइट्रोजन गैस तुम्हारी त्वचा में चली जाती है, ये बहुत खतरनाक होती है जब गोताखोर नीचे जाते हैं। तो इसी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करके उसके नाइट्रोजन गैस को निकालकर कुछ अन्य गैसें बढ़ती जाती हैं जब गोताखोर समुद्र के नीचे डुबकी लगाने जाते हैं या एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो ये काम करते हैं। इसके बाद ऊंचाई के स्थानों में भोजन कुकर प्रेशर में पकाना भी हेनरी का नियम की विशेषता होती है। इसके बाद हाँ, शीतल पेय पदार्थों बनाने में हेनरी के नियम की आवश्यकता होती है। इसकी सीमाएं हो गई, अनुप्रयोग हो गया, हेनरी का नियम होगा। 5 नंबर में आ गया 5 नंबर पक्के, 2 नंबर में आ गया 2 नंबर पक्के, 1 नंबर में आ गया 1 नंबर पक्के, सब तुम्हारा पक्का। इसके बाद आगे चलेंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं वैसे ये सब हो गया। राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं भैया, राउल्ट भैया को पढ़ेंगे। हमने 2 ही भैया बताए, एक हेनरी भैया, एक राउल्ट भैया। तो 1886 में राउल्ट भैया आए, राउल्ट भैया नहीं, राउल्ट का नियम। इन्होंने एक नियम दिया 1886 में दिया, इसके पहले ये नहीं पढ़ा जाता था। अच्छा देखो, किसी द्रवीय विलयन में, किसी अभी उसमें था गैसीय विलयन में, इसमें द्रवीय विलयन में घुले द्रव का या विलय का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बहुत सरल सा हो गया, देखो कैसे। आंशिक वाष्प दाब ये हो गया, या इसी को दर्शाते हैं P0 माइनस P/P0 बराबर किसके बताया हमने, मोल अंश x से मान लो, या N/N प्लस ये मेरे बच्चों, ये देखो
हो गया। अब इसको खत्म करो। अच्छा एक और इसका होता है पी एस बराबर क्या होता है, पी एस बराबर होता है एक्स नॉट ए और तुम्हारा एक गड़बड़ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये भी होता है आंशिक वाष्प दाब या राउल्ट का नियम। इसमें एक और सूत्र आता है वो नहीं बताएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद बच्चा अगला हमारा क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन हो गए, 13 नंबर 14 नंबर। राउल्ट के नियम को हमने समझा दिया भैया। इसमें तुमको आदर्श और अनादर्श विलयन पता होने चाहिए। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन। इसका ग्राफ बनता है ऐसे। चलो उसको सब छोड़ो, जो क्वेश्चन अभी हम वो करेंगे। थ्योरी में सब करा चुका हूँ, पिछली हमारी आई बटन में डिस्क्रिप्शन में सब जगह लिंक दिख रही होगी, पहुंच जाओ फटाफट देख लो। चारों तरफ हम अवेलेबल हैं, परेशान ना हो, सब कुछ मैंने करा दिया है। केमिस्ट्री का पेपर अभी आ रहा है 8 मार्च को, बिल्कुल धड़ाधड़ होगा। मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं? मोलर चालकता ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं? बताओ भैया, मोलर चालकता से क्या समझते हो? कोई बताएगा हमको? कमेंट में जल्दी से बताओ मोलर चालकता क्या है। उससे पहले, जिससे पहले हम बता दें उससे पहले तुम बताओ। किसी विलयन के या किसी निश्चित विलयन के एक मोल द्वारा उत्पन्न की गई आयन, एक मोल द्वारा उत्पन्न किए गए आयन मोलर चालकता कहलाती है। एक तुल्यांकी मोल द्वारा जाते हो तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ये सब इस प्रकार से इनको याद करना सीखो। मैंने तुमको अच्छा मेरी थ्योरी वाली क्लास जाके उठा के देखना, उसमें मैंने चारों परिभाषाएं एक जगह बता दी है, बहुत अच्छे से बताई है। तो यहाँ केवल पढ़ेंगे मोलर चालकता। तो किसी विद्युत अपघट्य में क्या, या विद्युत अपघट्य के निश्चित आयतन में या 1 लीटर आयतन में? निश्चित आयतन में एक मोल द्वारा, जैसे पूरा तालाब है तो उस तालाब से एक लुटिया निकाल लिया। अब उस लुटिया हमको कितना पानी दे रही है, उस पानी को मोलर चालकता कहेंगे। बात समझ में आई? पूरे विद्युत अपघट्य में एक मोल द्वारा प्राप्त किए गए आयन क्या कहलाएंगे? मोलर चालकता। मोलर चालकता कहलाते हैं। इसकी सूत्र देखो, चालकता सूत्र देखो, लेमडा एम बराबर इसको डिनोट करते हैं कप्पा इंटू 1000। ये कप्पा इंटू विशिष्ट चालकता बटे, ये पूरे में बटे नहीं, ये सांद्रता या इसी को मोलरता भी कह सकते हो। टिटिंग ये हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे। विशिष्ट चालकता तुम्हारे जो क्वेश्चन में होगा वही करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। या तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं? दोनों का अथवा में पूछा है, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य में निश्चित आयतन में एक तुल्यांकी भार द्वारा उत्पन्न की गई तुल्यांकी चालकता या उत्पन्न किए गए चालकत्व को या उत्पन्न किए गए आयन को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे नार्मलता। तुल्यांकी की जहाँ बात हो जाए वहाँ नार्मलता हो गया। टिडिंग। इसके आगे क्या करेंगे? कोलराउस के नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखो। अब आ गया तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं? दूसरे चैप्टर में एक ही भैया हैं, वो हैं कोलराउस भैया। 16 नंबर कोलराउस
कोलराउस का नियम मैंने बहुत अच्छे से कराया है। मेरे आई बटन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, चारों तरफ ढूंढो, मेरे चैनल में जाओ, वीडियो देखो, पूरा विद्युत अपघट्ट और रासायनिक सेल, रासायनिक जितना है सब कुछ मैंने करा दिया। जल्दी से जाओ। कोलराउस का नियम देखो फटाफट। कोलराउस का नियम, इसके दो प्रयोग। तो कोलराउस का नियम देखो पहले। निम्न ताप पर, ताप निम्न होना चाहिए और अनंत तनुता होनी चाहिए। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो उसमें उपस्थित या उसमें किसमें, विद्युत अपघट्ट में उपस्थित पूरे आयनों का अपना अलग अलग योगदान होता है। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में ये रह रहे हैं द्विप्राणी, तो ये हैं प्लस भैया, ये है माइनस भैया, माइनस की चुटैया होगी, तो इनका अलग अलग योगदान होगा। ये पैसा कमा के लाएंगे, ये रोटी बनाएंगी, नहीं बनाएंगी तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, और ये कमा के नहीं लाएंगे तो ये बनाएंगी नहीं। तो दोनों का अपना अलग अलग योगदान है, यही बताया। इनको लगता है घर गृहस्थी से बहुत तकलीफ थी। कोलराउस भैया ने क्या बताया कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब होता है जब धनायन और ऋणायन की मात्रा बराबर इक्विवेलेंट हो, तब कहते हैं अनंत तनुता पर। जब वियोजन पूर्ण होता है, वियोजन पूर्ण का मतलब जब पूरा पूरा खत्म काम हो जाता है, जब इनका परिवार अलग होता है, तब दोनों की महत्ता समझ में आती है। तो दोनों का अपना अलग अलग योगदान होता है। दोनों आयन मिल करके विद्युत अपघट्ट में चालकत्व का निर्माण करते हैं। तो देखो लेमडा इन्फिनाइट इक्विवेलेंट मतलब अनंत की अगर करेंगे तो लेमडा प्लस इक्विवेलेंट और प्लस लेमडा माइनस इक्विवेलेंट, दोनों का भैया अपना अलग अलग योगदान है। इसको हटा दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव फलाने ढिकाने हैं। अब आगे देखो, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक बराबर मतलब EMF बराबर EMF नॉट, ई नॉट सेल कहते हैं मानक को। 1.1 है, Zn+2 बनाता है और Cu+2 Cu बनाता है। ये तो होता है डेनियल सेल। तो इसमें n बराबर होता कितना, n बराबर होता है 2, F बराबर होता है तुम्हारा 96,500 कूलाम। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीधे गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट बराबर लगाएंगे -NFE0। ऐसे करके -n की जगह 2 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, ये वोल्ट में ऐसे इसको गुणा कर दो। गुणा करने से भैया कुछ नहीं आएगा, -212। ये जल्दी हम इसलिए करे दे रहे हैं कि तुमको आना चाहिए। या इसी कूलाम वोल्ट को लिख सकते हैं जूल। आ गई बात समझ में, इतना हो गया बस। ऐसे सवाल लगना है। इसके आगे एक सवाल है तुम्हारा 16 नंबर सवाल है, 16 हो गया। 17 नंबर सवाल, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। इसको सुनो भैया, सुन ले, कान खोल के, लिखेंगे नहीं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर का चूरन डालने पर या कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, बताओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम किसने किसने सुना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर के ऊपर होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी का नियम होता है कि जो तत्व श्रेणी में ऊपर स्थित है वो नीचे वाले को लात मार के बाहर निकाल देगा और उसके सहयोगी आयन के साथ स्वयं क्रिया करके उसके साथ रहने लगेगा, और जो पागल भैया हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जो कम क्रियाशील हैं वो अधिक क्रियाशील के द्वारा पृथक्करण कर दिए जाते हैं, उनका पृथक्करण हो जाता है, उनका अलगाव हो जाता है और वो स्वयं अपना स्थान बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार कॉपर का रंग नीला हो जाता है क्योंकि कॉपर अपने साथ नीला नीला रंग रखता है, हरा हरा रंग रखता है, और सिल्वर के पास रजत दर्पण सफ़ेद सफ़ेद रंग होता है। ये हो गया तुम्हारा आंसर भैया। 2 नंबर में टिप्पणी पूछ सकता है। नेट्स समीकरण दी की व्याख्या करो, लिखिए और व्याख्या करिए, मतलब सूत्र को पूरा फैला करके लिख डालो।
तो नेट्स समीकरण अभी मैं तुमको लिख के बताता हूँ, जल्दी से तुम भी हमको कमेंट कर दो कि किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो देखो नेट्स समीकरण क्या होता है, नेट्स समीकरण, इसको खत्म करो पहले। छोटा वाला देखो, छोटा वाला होता है ई नॉट नहीं, ई सेल बराबर मतलब सेल विभव बराबर मानक सेल विभव ई नॉट सेल माइनस 0.059, हाँ 059 एक बटे एन, एन बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर लिखेंगे उत्पाद बटे आक्सीकारक, उत्पाद बटे अभिकारक, ये बात। इसको कह रहा व्याख्या करो, तो ये है सेल विभव, ये है मानक सेल विभव, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है उत्पाद और तुम्हारा ऑक्सीकरण। हो गया, हो गया, हो गया भैया। अच्छा एक नेट समीकरण और होता है, ये ना आए तो ये भी आएगा फिर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, दोनों देख लो, दोनों कोई ऑप्शन न छूट पावे, 2.303 बटे एन एफ आर टी, ऊपर ये आर टी और ये लॉग, लॉग के बाद क्या है आर और ओ, रिडक्शन और ऑक्सीकरण, ऊपर अपचयन नीचे ऑक्सीकरण, देख लिया, फटाफट देख लो। ये एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है फैराडे कूलाम नियम, और ये तुम्हारा गैस नियतांक, ये है ताप, ये तुम्हारा अपचयन और ये ऑक्सीकरण। हो गया, ये सब आगे दोनों नेट समीकरण आगे भैया 2 नंबर पे पूछ लेता है। इसके बाद तुमसे कुछ कह रहा है, तथा निम्न समीकरण का मानक सेल विभव ज्ञात करो। अब तुमको निम्न समीकरण उसने दे दिया, क्या दे दिया है, एन आई, ये देख लो न्यूमेरिकल, जिसने कभी न्यूमेरिकल देखा ही नहीं है वो देख लो एक बार, कोई जानता ही नहीं न्यूमेरिकल क्या होता है, हम बताए दे रहे हैं। 0.01 2 न्यूमेरिकल आज कराएं, 2 2 2 2 4 4 न्यूमेरिकल हम रोज करा रहे हैं, हर पार्ट के इसके 2 न्यूमेरिकल हो गए, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एक फलाने ऊर्जा, ये कराए दे रहे, मोलर चालकता वाला तुमको बहुत सरल है, वो हम कराएंगे नहीं, ये मोल में दिए, मोल में ये सांद्रता होती है। Cu अभी मैं सब बता दे रहा हूँ कैसे क्या इसमें किया जाता है, Cu +2 और जहाँ प्लस लिखा होगा वहीं इसकी सांद्रता लिखी होगी, लिख दी, और ये हो गया Cu। अब इसमें तुमको इसका सेल विभव भी दिए ना, इसमें तो इसको तुमको सेल विभव ज्ञात नहीं करना है, करना है, करना है। इसके लिए तुमको कुछ चीजें और देनी पड़ेंगी ना, मान और देने पड़ेंगे। इसमें ई सेल और दे रखा है इसने, ई सेल बराबर 0.59 वोल्ट, सेल का ई नॉट ज्ञात करना है। ये देखो कैसे, ई देखो बच्चों आगे सवाल देखो, ई सेल बराबर, ये तुमको दे रखा है उसने, सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये निकालना है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 उत्पाद बटे ऑक्सीकारक, भैया लिखते हैं उत्पाद बटे ऑक्सीकारक, या अपचयन बटे, तो अपचयन किस में हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसमें, तो इसको लिखेंगे पहले, लिख दो पहले 0.1, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है इसमें, तो 0.0 एलोन पढ़े हो, एलोन। बस हल कर दो, एन की जगह 2 रखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अदला बदली हो रहा है। इसका मान निकालना है, इसका दे रखा है 0.59, रख दो, जिसका पूछ रहा है इसको ऐसे ही रखे रहने दो। ये लॉग भी होता है, लॉग 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 0.0591/2 और लॉग डुम 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 10/1 आ गया, तो log 10 का मान होता है 1 और log 1 का मान होता है 0, तो वो 0 वाला खत्म कर दो, इसका मान 1 होता है, तो ई नॉट बराबर माइनस ये 1 हो गया पूरा, इसको कर दो ऐसे 0.05
0 2 दूनी 4, दूनी 4, दुनई 18, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, इतना हमको जरूरत है नहीं, 0.59। क्या करेंगे, इसका मान निकालना है, इसको भेज दो प्लस में, तो 0.59 प्लस 0.0295। अब इसको रख के इसमें जोड़ ले, तो 5 9 9 2 11 5 1 6 0.61 वोल्ट। आगे आंसर ऐसे लगाने हैं सवाल, ये देखो 0.61 वोल्ट आया है। ऐसे न्यूमेरिकल लगाने हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 4 नंबर में पूछेगा। पहले कहेगा इसका समीकरण लिखो, तो हमने सब क्रिया का समीकरण लिख दिया। अब इसके बाद कहेगा इसके लिए तुम इसका फलाने ज्ञात करो, फलाने ज्ञात कर दिया। अब हम चलेंगे बच्चा 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 हो गया, ये 18 नंबर सवाल था। 19 नंबर मैंने 17 नंबर मैंने बोल के बताया है। 19 नंबर देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके दो लक्षणों को समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी मैंने बताया कि किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव मान के घटते या बढ़ते क्रम में लिखने को या अवरोही क्रम में लिखने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें ऊपर वाला तत्व अधिक क्रियाशील तथा नीचे वाला तत्व नीचे क्रियाशीलता घटती जाती है, और इस प्रकार ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक के साथ पृथक करके स्वयं स्थान ग्रहण कर सकता है। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बस यही चीज़ इसके दो लक्षणों को समझाइए। इसके दो लक्षण ये होते हैं कि इसमें अपचयन विभव या ऑक्सीकरण का विभव का मान छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ लिखा होता है, अवरोही क्रम में लिखा होता है। इसमें ऊपर वाला तत्व अधिक क्रियाशील होता है, नीचे वाला कम क्रियाशील होता है, या ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को आसानी से पृथक कर सकता है या क्रिया के दौरान उसके स्थान से अलग हटा सकता है। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हो गया, ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन तैयार हो गए 20 नंबर तक, 20वां तुम्हारा था। इसके बाद 21 22 23 24 25 26 25 नंबर तक देखो, तुम्हारी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण लिखो तथा सांद्रता लिखो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण लिखो। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, जो ये क्वेश्चन है ना, इनको मिस ना करना। आभासी एकाणुक से आप क्या समझते हैं, अब क्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए तथा इसे प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हमारी, सीधे चले जाओ थ्योरी वाली वीडियो में, जा करके निपटा दो उसको खड़ा। और ये मैं क्वेश्चन अब कल कराऊंगा, कल की अगली क्लास में जो भी होगा ये अगली क्लास में होगा। तो बस आज की क्लास को ख़त्म करते हैं बच्चों मेरे। और जो कक्षा 10 के मेरे गणित के बच्चे हैं उनको मैं बिल्कुल क्लास इतनी धमाकेदार देने वाला हूँ, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक पुरस्कार के तौर पे होगा, ये मान लो कि ऑफर के तौर पे होगा, या मान लो कि मेरे गिफ्ट के तौर पे होगा कि मेरे 200 बच्चों की फैमिली जुड़ चुकी है, 200 के ऊपर हो गए हम लोग। अब धीरे धीरे आपका ऐसा ही अगर प्यार मिलता रहा तो एक दिन वो करीब होगा कि जब और आप और हम सामने आमने होंगे, और बड़ी आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने एक मास्टर को, हमने एक टीचर को ऐसा सपोर्ट किया कि वो आज ज़मीन से उठ करके कहाँ पहुँच गया है ना। तो चलो, आपको आगे पेपर की तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी करते रहिए, टाइम मिले बीच बीच में हमको भी देखते रहिए। हमको कैसे देखिए, पढ़ते रहिए बस। अभी जब तक पेपर है इधर उधर नहीं भटकना, इसीलिए हमने अपनी क्लास का शेड्यूल ऐसा बनाया है कि आपको निरंतर क्लास मिलती रहेगी पेपर तक। तो चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को खत्म करते हैं। राधे राधे, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपने काम में। और जो बात मैंने कही थी वो बात मत भूलिए कि एक दौर था जब तुझे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना थी, अब तू अगर खुदा भी बन जाए तो सजदा नहीं करूँगा, सर नहीं झुकाऊँगा, है ना। तो बस